हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए क्रम से जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमने पहला प्रश्न लिया है कि भूकंप क्या है, भूकंप आने के क्या प्रमुख कारण हैं, भारतीय भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से हैं तथा गुजरात में आए भूकंप की व्याख्या करें। भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर है। भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर है जो धरातल के ऊपर अथवा नीचे चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से पृथ्वी का बहुत सा भाग ऐसा है जहाँ की पट्टी बहुत ही कमजोर है और हल्के से ही आंतरिक अस्थिरता से वहाँ भीषण हलचल उत्पन्न होती है। पृथ्वी की आंतरिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक हलचल को ही भूकंप की संज्ञा दी जाती है। भूकंप उत्पन्न होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं, जैसे पहला ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा भू संतुलन में अव्यवस्था, तीसरा जलीय भार या दबाव, चौथा प्रत्यास्थ पुनश्चलन, पांचवा भूपटल में संकुचन, छठवां गैसीय फैलाव, सातवां प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। भारत में भूकंप प्रवण क्षेत्र, तो भारत का 2/3 से अधिक भाग भूकंप क्षेत्र में आता है। भूवेत्ताओं के अनुसार जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कच्छकरण, बिहार नेपाल सीमा, अंडमान द्वीप भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र हैं। भारत के कई क्षेत्रों में खतरनाक ढंग से भूकंपीय तनाव विकसित हो रहा है। इसमें सर्वाधिक संवेदनशील हिमालय क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगला भूकंपीय तनाव अप्रत्याशित रूप से विध्वंसकारी साबित हो सकता है। हिमालय क्षेत्र में चल रही बड़ी परियोजनाओं, विशेषकर हिमालय क्षेत्र के बड़े बांध की भूकंप में ढहने की संभावना रहती है। हिमालय क्षेत्र में चल रही बड़ी परियोजनाओं तथा टहरी बांध के कारण 8.5 तीव्रता वाले भूकंप का प्रभाव दोगुना हो सकता है। विल्हेम के अनुसार भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जितने भी बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं बिल्कुल गलत और खतरनाक होंगे। इस प्रकार भारतीय भूकंप क्षेत्र उसकी तीव्रता के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उच्चतम तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र 8 रिक्टर स्केल से ज़्यादा। दूसरा, उच्च तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र 5 से 7 रिक्टर स्केल। तीसरा, मध्यम तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र 4 से 6.5 रिक्टर स्केल, बड़े बड़े बांधों से प्रभावित। चौथा, न्यून तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र 2 से 4 रिक्टर स्केल। पांचवा, न्यूनतम तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र 2 से कम। बात करते हैं गुजरात का भूकंप। तो 26 जनवरी, दोस्तों ये गलत टाइप हो गया है, 26 जनवरी 2001, यहाँ पर है 2001। तो 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस के दिन प्रातः 8:50 पर आए भूकंप ने गुजरात में भीषण तबाही मचाई थी। विगत 50 वर्षों में सर्वाधिक भीषण रहे इस भूकंप का स्वरूप इतना प्रचंड था कि इसमें झटके समूचे गुजरात के अतिरिक्त महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, राजस्थान व राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। इस विनाशकारी भूकंप ने पाकिस्तान के अनेक क्षेत्रों को भी चपेट में लिया था। दक्षिण में केरल इस भूकंप से अप्रभावित रहा। भूकंप का केंद्र गुजरात में भुज से 100 किलोमीटर उत्तर में था। इसकी तीव्रता के संदर्भ में प्रारंभ में अस्पष्टता की स्थिति बनी रही थी। भारतीय मौसम विभाग ने भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर जहां 6.9 बताई, वहीं अमेरिकी भू सर्वेक्षण विभाग ने इसकी तीव्रता 7.8 बताई थी। भारतीय मौसम विभाग ने इस संबंध में सभी संदेहों को दूर करते हुए 26 जनवरी के भूकंप की तीव्रता 6.9 होने की बात कही है। इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र 23.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश लिखा है दोस्तों, अज्ञात गलत टाइप है, अक्षांश व 69.8 डिग्री पूर्वी देशांतर बताया गया। भूकंप आने का कारण मुख्य रूप से प्लेट विवर्तन था। ऑस्ट्रल इंडियन प्लेट टेथिस भूसन्नति के सहारे यूरेशियन प्लेट के नीचे औद्योगिक में हो रही हैं। ऑस्ट्रल इंडिया प्लेट का भाग
एस्थनोस्फीयर में जाकर पिछड़ रहा है, क्योंकि इस मंडल में तापमान की अधिकता है। परिणाम स्वरूप आंतरिक हलचल के परिणाम स्वरूप भूकंपीय झटके आए। भूकंप के परिणाम स्वरूप गुजरात में अनेक भागों में भारी क्षति हुई, किंतु सर्वाधिक बर्बादी कच्छ जिले के भुज में हुई थी। यहाँ 90% भवन क्षतिग्रस्त हुए। अकेले भुज में ही लगभग 20,000 लोग भूकंप से मारे गए, जबकि समूचे गुजरात में यह संख्या 50,000 के आसपास बताई जाती। हजारों लोग कच्छ जिले के अंजार, रापर तथा बछाऊ कस्बों में मरे। अंजार कस्बे में स्कूली बच्चों की मृत्यु हृदय विदारक थी। इसके अलावा अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, सूरत व पालमपुर में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में बाढ़ के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बाढ़ प्रबंधों की व्याख्या करें। तो भारत के कुल 32 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का करीब 4 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर अर्थात 8% भाग बाढ़ की आशंका वाला माना जाता है। देश में अधिकांश बाढ़ दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में आती है, क्योंकि इसी मौसम में साल में होने वाली कुछ वर्षा लगभग 80% वर्षा की लगभग 80% बारिश होती है। देश में बाढ़ प्रायः निम्न कारणों से आती है। भौतिक कारण की बात करें तो नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होना, तलवर्ती भागों में चक्रवातों एवं भीषण तूफानों के कारण वर्षा। मानवीय कारण, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई, जिससे मृदा अपरदन द्वारा नदी के निचले भागों में अवसादों के जमा होने से नदी का छिछला हो जाना। तटबंध और बांधों के द्वारा नदी में गाद वृद्धि से नदी का छिछला हो जाना, बाढ़ का संकट पैदा होना। नदी के किनारे की भूमि पर मानव का असीमित अतिक्रमण, जिससे बाढ़ संकट और इससे होने वाला नुकसान बढ़ गया है। जल के बहाव के अनुकूल व्यवस्था न होना, नदी के अतिरिक्त जल के संग्रहण की व्यवस्था का अभाव, कृषि, अधिवास, परिवहन आदि भू उपयोग में ढाल और जल प्रवाह ध्यान न रखना, इस प्रकार बाढ़ के मानवीय कारण ही अधिक जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं बाढ़ प्रभावी क्षेत्र। तो बाढ़ प्रभावी क्षेत्र में पूर्वी खंड में देखें तो घाघर, गंडक, सोन, गंगा, कोसी, तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों का क्षेत्र है। उत्तरी खंड में ब्यास, रावी, सतलज, यमुना, गंगा व सहायक नदियों का क्षेत्र। मध्यवर्ती खंड है चंबल, बनास, नर्मदा, साबरमती नदियों का क्षेत्र, गुजरात में कच्छ प्रदेश। दक्षिण खंड की बात करें तो गोदावरी, कावेरी नदियों का क्षेत्र। मध्य पूर्वी खंड की बात करें महानदी, कृष्णा, बैतरणी व ब्राह्मणी नदियों का क्षेत्र। बाढ़ प्रबंध, केंद्र सरकार ने 1954 में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसमें मुख्यतः संरचनात्मक उपायों के द्वारा बाढ़ प्रबंध हेतु निम्न सुझाव दिए गए। तात्कालिक चरण में तटबंध निर्माण, शहरों को बाढ़ से बचाने हेतु अस्थायी तटबंध निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना। अल्पावधि चरण में तटबंध तथा चैनलों में सुधार। दीर्घावधि चरण, जलाशय का निर्माण, अतिरिक्त तटबंध का निर्माण, नदी जल निकासी के लिए व्यवस्था करना। लेकिन संरचनात्मक तरीके बाढ़ रोकने पूर्ण सफल नहीं हुए। अतः 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने असंरचनात्मक तरीके अपनाने पर जोर दिया और असंरचनात्मक तरीकों में मुख्य रूप से समतल बाढ़ क्षेत्रीकरण, बाढ़ की चेतावनी तथा बाढ़ की भविष्यवाणी शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना तथा विकास की विवेचना कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के जो क्रम मिलते हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें।
तो ये बहुत ही पुरानी हैं, जो कि अत्यधिक रूपांतरण के कारण अपना पुराना रूप बदल चुकी हैं। इनके उदाहरण नाइस और सिस्ट हैं, जो बुंदेलखंड, बंगाल तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते। ये चट्टानें लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण खनिजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर तथा अरावली पर्वत श्रेणी में भी पाई जाती है। कुड्डपा क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये चट्टानें कृष्णा घाटी, AR घाटी, पापा घनी घाटी, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश आदि स्थानों में पाई जाती हैं। अगला है विंध्य क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों में चूना पत्थर तथा एस्बेस्टस मिलते हैं। इनका निर्माण नदी घाटियों के परतदार चट्टानों के रूप में हुआ है और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से लेकर बिहार के सासाराम तक एक पट्टी में पाई जाती हैं। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ, इसलिए ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। ये परतदार चट्टानें हैं तथा इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। ये चट्टानें मुख्यतः दामोदर, महानदी, गोदावरी की घाटियों में पाई जाती हैं। प्रायद्वीप भारत में धीरे धीरे अनेक पर्वत श्रेणियां, पठारों, नदी घाटियों तथा तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले तक है। इसमें लाल रंग के बालू पत्थर प्रमुखताएं पाए जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। यह मुख्यतया बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। अरावली पर्वत एक मूड़दार एवं अवशिष्ट पर्वत है। यह दिल्ली में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में अहमदाबाद की ओर लगभग 850 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह हिमालय से काफ़ी पुराना है। पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र से कुमारी, अंतरीप तथा 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसे सहस्त्रदी, नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। ये पर्वत लगातार है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत लगातार नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में मैसूरू या कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार प्रमुख है। छोटा नागपुर पठार को खनिजों की अधिकता के कारण खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा पूर्वी भाग में तटीय प्रदेश स्थित हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है तथा पूर्वी तटीय प्रदेश की औसत चौड़ाई 100 से 320 किलोमीटर है। पश्चिमी तट को महाराष्ट्र में कोंकण तथा केरल में मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियों के डेल्टा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय में मुख्य अंतर क्या है, स्पष्ट करें। तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। पहला अंतर, पूर्वी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है, जबकि पश्चिमी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में सिंधु नदी से काली नदी तक विस्तृत है। दूसरा, पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तीसरा है, पूर्वी हिमालय के विस्तृत क्षेत्र पर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले वन प्रायः अल्पाइन तथा संकुल आकार के हैं। चौथा है,
पूर्वी हिमालय की ऊंचाई बिहार तथा पश्चिम बिहार के मैदानों से एकाएक बढ़ जाती है और एवरेस्ट तथा कंचनजंगा जैसे विश्व की ऊंची चोटियां एक दूसरे के बहुत निकट पाई जाती हैं। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे श्रृंखलाओं के क्रम में बढ़ती है। ये श्रृंखलाएं जम्मू कश्मीर की उप हिमालय की पहाड़ियों में शुरू होकर धौलाधार पीर पंजाल जाकर लद्दाख कैलाश काराकोरम श्रेणियों तक विस्तृत हैं। पांचवा है हिमालय की अधिकतम ऊंची चोटियां इसके पूर्वी भाग में पाई जाती हैं तथा देश के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के मध्य अपवाह लक्षणों एवं जलीय विशेषताओं में कौन सी महत्वपूर्ण विभिन्नताएं हैं? उपरोक्त उदाहरण देते हुए उत्तर की पुष्टि कीजिए। हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला, हिमालय की नदियों के उद्गम स्थल हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेश अथवा हिमनदों में स्थित है, अतएव उनमें वर्ष भर जल रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत पठारी भाग में होने के कारण ये नदियां केवल वर्षा काल में जलपूर्ण रहती हैं। शुष्क ग्रीष्म काल में ये प्रायः सूखी रहती हैं। दूसरा है हिमालय की नदियां अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में है, वे सभी अभी भी अपनी घाटियों के विस्तार में संलग्न है और प्रायद्वीपीय नदियों ने अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लिया है। हिमालय की नदियां पर्वतीय, मैदानी, डेल्टाई खंड में विशिष्ट स्थल के रूप में विकसित रहती हैं, किंतु दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांशतः पठार धरातल पर प्रवाहित होती हैं और उनके मैदानी व डेल्टाई खंड अधिक विस्तृत हैं। हिमालय की नदियां वर्ष भर जल पूर्ण रहने के कारण अपने विस्तृत मैदानी खंड में सिंचाई तथा जहाजरानी के लिए विशेष उपयोगी हैं। प्रायद्वीपीय नदियां केवल डेल्टाई भागों में सीमित रूप से सिंचाई व जहाजरानी के लिए उपयोगी हैं। हिमालय की नदियां अधिक लंबी हैं तथा उनकी संख्या अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कम लंबी हैं तथा इनकी संख्या भी कम है। हिमालय की नदियां विसर्प बनाती हैं, अपना मार्ग बदलती हैं और वे पूर्ववर्ती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती हैं और अपना मार्ग नहीं बदलती और ये अनुवर्ती हैं। हिमालय की नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थिर कोमल तलछटी शैलें बाढ़ के समय अधिकांश जल को अवशोषित कर लेती हैं, किंतु प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह क्षेत्र कठोर शैल से निर्मित होने के कारण वर्षा काल में बाढ़ के जल को अवशोषित नहीं कर पाती। इसी कारण हिमालय की नदियों के किनारे अनेक बड़े नगर स्थापित हुए, किंतु प्रायद्वीपीय नदियों के बड़े नगरों के विकास में विशेष योग नहीं दिया। हिमालय की नदियां केवल पर्वतीय खंड में प्रपाती एवं द्रुतगामी हैं। मैदानी खंड में उनके मार्ग में बहुत मंद ढाल पाया जाता है, अतएव जल विद्युत उत्पादन के लिए उनका अधिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां प्रपाती होने के कारण जल विद्युत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की चौड़ी उथली लगभग संतुलित घाटियां इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि ये नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में काफ़ी लंबे समय से प्रवाहित हो रही हैं और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। कुछ भ्रंश क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर नदी तलों की ढाल प्रवणता बहुत मंद है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी तट के ही निकट स्थित है। अतः प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। इनके दो अपवाद नर्मदा और ताप्ती हैं, जो पूर्व से पश्चिम में भ्रंश द्रोणियों में बहती हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव बताइए।
तो मनुष्य के भौगोलिक वातावरण के समस्त कारणों में जलवायु का प्रभाव सर्वोपरि माना जाता है। वस्तुतः किसी देश का संपूर्ण आर्थिक विकास तथा जनजीवन वहाँ की जलवायवीय दशाओं से ही नियंत्रित होता है। भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसूनों की विलक्षणता के कारण इन्हें भारत के आर्थिक जीवन की धुरी कहा गया है। इसके निम्नलिखित प्रभाव उल्लेखनीय हैं। पहला, भारत एक गर्म देश है। शीतकाल में ही पहाड़ी स्थलों को छोड़कर सभी भागों में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होता, इसलिए वर्ष में 2 फसलें सर्वत्र उगा ली जाती हैं। दूसरा, भारत का आकार एक उप महाद्वीप जैसा है। इसके विस्तार का प्रभाव जलवायु की विविधता पर भी पड़ता है। इसी से देश में चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जौ, बाजरा, सोयाबीन आदि फसलें पैदा की जाती हैं। तीसरा, जलवायु के अंतर्गत मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन तापमान काफ़ी ऊंचा होता है। इससे फसलें निम्न गुणवत्ता वाली होती हैं। इसी कारण भारत गुणात्मक उत्पादन नहीं वरन परिणात्मक उत्पादन माना जाता है। वर्षा ऋतु में आर्द्रता की अधिकता के कारण फसलें तेजी से बढ़ती हैं, जिससे चारा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पशुओं की सर्वाधिक संख्या मिलती है। लेकिन लंबे शुष्क मौसम के कारण पशु अधिक उत्तम नहीं होते, क्योंकि उन्हें अधिकांश समय में हरे चारे की बजाय सूखे चारे पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा की अनिश्चितता प्रकृति के कारण कभी फसलें जल वृष्टि के अभाव में सूख जाती हैं, तो कभी जल वृष्टि की अधिक में नष्ट हो जाती। इसलिए भारत के वित्तीय बजट को मानसून का जुआ कहा गया है। शीतकाल के शुष्क मौसम में भी चक्रवातों द्वारा कुछ वर्षा उत्तरी भारत में हो जाती है। यह वर्षा गेहूं एवं गन्ना फसलों के लिए बहुत लाभप्रद है। अत्यधिक गर्मी के बाद एकाएक वर्षा ऋतु शुरू हो जाने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक गर्मी एवं एकाएक वर्षा न केवल बीमारियों को जन्म देती है, बल्कि इससे मनुष्य पुरुषार्थहीन एवं आलसी हो जाता है। इसका देशवासियों की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके प्रभाव से भारतीय बच्चे शीघ्र किशोरावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए बाल विवाह जैसी बुराइयां यहाँ व्याप्त। मानव जीवन का प्रत्येक पहलू जलवायु से प्रभावित होता है। देश की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होने के कारण हल्के बारीक कपड़ों के पहनने की आवश्यकता भारतवासियों को होती है। इसी कारण पुरुषों के लिए धोती कुर्ते और स्त्रियों के लिए साड़ी का प्रचलन अधिक है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक जीवन की जो भी विशिष्टताएं हैं, उस पर भारतीय जलवायु का प्रभाव अप्रतिम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।